डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लेकिन मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैंने आपको बताया था वही बात आप ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं छोड़ना है, हमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जोड़कर देखना है। पहले मैंने आपको एंशिएंट विश्व बताया, उसमें केंद्र में तो यूरोप ही है क्योंकि इतिहास यूरोप केंद्रित है, तो परिवर्तन है उसका सेंटर यूरोप अभी बना हुआ है, एंशिएंट में नहीं अभी। एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बताया, मिडिल वर्ल्ड के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि आधुनिक पश्चिम का उद्भव कैसे हुआ। तो कैसे एक छोटी सी घटना, कुछ है तो बहुत बड़ी घटना, लेकिन यूरोप की घटना है कुस्तुनतुनिया का पतन, और उसने कैसे भौगोलिक खोज को शुरू की और कैसे नाविक जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे तो पूर्वी विश्व के मार्ग की खोज नहीं हुई, एक दूसरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आ गया, और कैसे अमेरिकन प्रेसियस मेटल ने यूरोप को आगे बढ़ा दिया, कैसे सामंतवाद का पतन हुआ, पूंजीवाद का उद्भव हुआ, व्यावसायिक क्रांति हुई, वाणिज्यवाद, व्यावसायिक क्रांति वाणिज्यवाद के रूप में डेवलप हुआ। सामंतवाद की तरफ से यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक निकले, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट की, पुनर्जागरण घटित हुई विचारों के आदान प्रदान से, धर्म सुधार आंदोलन घटित हुआ, उसे जो धर्म सुधार आंदोलन है वो घटित हुआ तो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था टूट गई। सामंतवाद का पतन हुआ तो दूसरा अखिल यूरोपीय संस्था टूट गई। मध्ययुगीन या तीन मध्ययुगीन यूरोपीय संस्था थी, एक सामंतवाद, दूसरा सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और तीसरा पवित्र रोमन साम्राज्य। तो दो टूट चुका, दो को टूटने की कहानी हमने आपको बताई, आज तीसरे को टूटने की कहानी भी आपको बताऊंगा, पवित्र रोमन साम्राज्य। तो माय स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम आपसे बताना चाहेंगे और आपसे अपेक्षा करना चाहेंगे कि आप इनके बीच संबंधों को समझिए। देखिए, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, व्यावसायिक क्रांति, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन एंड प्रोटेस्टेंट आंदोलन, राष्ट्रीय राज्यतंत्र का उद्भव, महत्वाकांक्षी राज्यतंत्र, ये सारे टॉपिक एक ही थैली के चट्टे पट्टे एक दूसरे से जुड़े हुए। और यहाँ पर एक तरह से चिकन एंड हेन सिंड्रोम लागू है। चिकन एंड हेन सिंड्रोम का मतलब होता है यह तय करना कठिन है पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, मतलब पहले पुनर्जागरण शुरू हुआ या व्यावसायिक क्रांति हुई, व्यावसायिक क्रांति पहले हुई या पुनर्जागरण हुआ, उसी प्रकार से सामंतवाद का पहले पतन हुआ या पुनर्जागरण आया। सारे कारण एक दूसरे के कारण है और एक दूसरे के परिणाम है, मतलब वहां पर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप सहज तभी होंगे इन टॉपिक्स में, मैं समझता हूं कि इनिशियली आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को बहुत एंजॉय करोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से भी ज्यादा, क्योंकि आपकी निगाह को खोल देगा। अब हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे, तो कल मैंने लास्ट कहां छोड़ा था वहीं से मैं आगे बढ़ता हूं। ये आधुनिक पश्चिम के उद्भव में हमने आपको पीछे सारी चीजें दिखाई और वहां से लेते हुए आप लोगों को फिर मैं आ गया था वाणिज्यवाद, और वाणिज्यवाद के बाद इसे मैंने निरंकुश राजतंत्र का उद्भव को डील किया, और निरंकुश राजतंत्र के बाद अब ये दो क्वेश्चन हमें डील करना था। मैं सोच पहले ये बताइए, एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि 16वीं 17वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव सहयोग से अधिक और योजना से कम था। अब आप लोग तो काफी प्रशिक्षित हो चुके थे मॉडर्न हिस्ट्री में, अब इस प्रश्न को पढ़कर आप लोग अभी बताइए ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी स्मृति अभी भी ताजा है। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है क्योंकि इसमें हमने लिखा नहीं है, या आर्गुमेंटेटिव है। क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है, आप लोग जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी से क्लियर करिए कि यह क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है। यस, अब माय स्टूडेंट्स, यू आर रियली ब्रिलियंट, अभी तक आपने भूला नहीं, ये क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है। अब मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। ये पूछ रहा है कि किस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि 16वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव सहयोग से अधिक और योजना से कम था। मतलब ये कह रहा है कि क्या आप इसको मानते हैं, यूरोप में जो राष्ट्रीय राज्यतंत्र का उद्भव हुआ, राष्ट्रीय राज्यतंत्र से हमारा आशय है कि आप इसको ऐसे समझिए, ये यूरोप है, ऐसे राष्ट्रीय सीमा खींच खींच कर ए बी सी डी ये सब अलग अलग शासक इमर्ज किया, ये अलग अलग शासक इमर्ज किया एबीसीडी, और यही है यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक। और यूरोप के जो महत्वाकांक्षी शासक हैं, इन्होंने राष्ट्रीय सरहदें खींची और एक मजबूत राज्यतंत्र का के उद्भव को संभव बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो शासक जिनका उदय हुआ है एबीसीडी जो मैंने लिखा हुआ है, क्या यह योजना से नहीं हुआ, इस सहयोग से हो गया? मतलब बिल्ली के भाग से छीका टूटा, ये राष्ट्रीय राज्यतंत्र के उद्भव में कोई योजना नहीं थी, क्या ये सहयोग मात्र था? तो क्या लगता है, हमें इससे सहमत होना चाहिए या असहमत होना चाहिए? अब आप लोग थोड़ा हिंट दीजिए माय ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि हम सहयोग की भूमिका ज्यादा बताएं, योजना की भूमिका ज्यादा बताएं, या केवल सहयोग की भूमिका बताएं या केवल योजना की भूमिका बताएं? मतलब संयोग और भूमिका में आप किसको ज्यादा महत्व दोगे? सहयोग एवं भूमिका। मैं मार्क देता हूं, अगर पॉइंट 1 मतलब सहयोग और पॉइंट 2 नंबर भूमिका, तो आप पॉइंट 1 को चुनोगे या पॉइंट 2 को चुनोगे? बी फास्ट, जल्दी। सहयोग की भूमिका ज्यादा मानोगे या योजना की? 1 और 2, 1 सहयोग 2 योजना। सहयोग। 2 योजना। वाह वाह माय फ्रेंड्स, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब देखिए कैसे इसको मैंने ले गया। 16वीं और 17वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राज्यतंत्र के उद्भव के लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी रहे थे। इंट्रोडक्टरी लाइन है आपका। इनमें से कुछ कारक महज एक सहयोग के परिणाम थे, ये भी कहा है महज सहयोग के परिणाम थे, तो कुछ योजना की उपज भी उपज थी।
हालांकि उनके उत्थान में दोनों प्रकार के कारकों की भूमिका रही है, परंतु योजना की भूमिका अधिक प्रभावी मानी जानी चाहिए। योजना की भूमिका अधिक प्रभावी मानी जानी चाहिए, इसके निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। अब क्यों? इतिहास में सहयोग की तुलना में योजना की भूमिका ज्यादा होती है। देखिए, सामंतवाद बनाम राजतंत्र। सामंतवाद का विघटन निश्चय ही सहयोग का परिणाम था। सामंतवाद को तोड़ा किसने? सामंतवाद तो अपने कारणों से टूट गया, तो सामंतवाद का पतन निश्चय ही एक सहयोग था। परंतु सामंतवाद के विघटन का परिणाम अराजकता अथवा जनता का शासन भी हो सकता था। लेकिन यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने इससे फायदा उठाया और इसे योजनाबद्ध ढंग से राजतंत्र के पक्ष में हो दिया। अब जैसे देखो, किसी को एग्जाम में 6 चांस मिलता है, तो यह और किसी मिलता है, तो यह चलिए सहयोग है, सबको 6 चांस है, आपको भी है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में सफल होते हैं तो अपनी तैयारी से होते हैं। तो सामंतवाद का विघटन हुआ तो ठीक है, सामंतवाद राजतंत्र के मार्ग में बाधा था, तो सामंतवाद का पतन हुआ तो राजतंत्र को फायदा मिला। लेकिन यह फायदा तब मिलता जब फायदा उठाता। अगर उस समय के महत्वाकांक्षी शासक वाणिज्यवाद के माध्यम से, आप याद करिए, योजना नहीं बनाते, अगर वह उस वैक्यूम जो खालीपन सामंतवाद के पतन के बाद आ गया था, उससे अगर वह फायदा नहीं उठाते योजनाबद्ध तरीके से, तो क्या उसका फायदा राष्ट्रीय राजतंत्र को मिलता? नहीं ना, बल्कि इसका फायदा, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि सामंतवाद का पतन हुआ तो जनता ही डायरेक्ट अपने हाथों में शक्ति ले लेता, डेमोक्रेसी जैसी चीज आ जाती, या हो सकता था कि पूरी अराजकता आ जाती, एनार्की आ जाती। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव फिर हो सका तो योजना के कारण। पॉइंट 1। दूसरा है पुनर्जागरण बनाम प्रोटेस्टेंट आंदोलन। अब देखो, पुनर्जागरण प्रायोजित नहीं था, पुनर्जागरण के पीछे कोई योजना नहीं, तो घटित हो गया, विचारों का आदान प्रदान हो गया, बल्कि संयोग था। परंतु प्रोटेस्टेंट आंदोलन तो निश्चय ही प्रायोजित था, ये तो योजनाबद्ध था। प्रायोजित मतलब किसी ने उसको लाने में मदद की थी। याद करिए, व्यापारी वर्ग जिसको सपोर्ट किया था, मध्य वर्ग ने सपोर्ट किया था, मोनार्की ने सपोर्ट किया था, आपने अपने कारणों से मैंने आपको स्पष्ट किया हुआ है, वो कलम था। इससे मध्य वर्ग और यूरोपीय राजतंत्र का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसको मध्य वर्ग का भी समर्थन प्राप्त हुआ था और यूरोपीय राजतंत्र का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। ये मैंने आपको कल समझाया हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब व्यावसायिक क्रांति बनाम वाणिज्यवाद। व्यावसायिक क्रांति एक स्वाभाविक प्रक्रिया की उपस्थिति, मतलब वो तो संयोग से होता गया, इसलिए इसे संयोग का ही परिणाम माना जाना चाहिए। किंतु वाणिज्यवाद राजाओं के द्वारा, मोनार्क के द्वारा उसको मोड़ा गया था, तो वाणिज्यवाद एक सुनियोजित कदम था, यूरोपीय राजतंत्र के द्वारा अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था राज्य एवं राजतंत्र को शक्तिशाली बनाना। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र के उद्भव में सहयोग की अपनी भूमिका रही, परंतु निर्णायक भूमिका तो योजना नहीं निभाई, निर्णायक भूमिका योजना निभा रही। दूसरा, ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्य के उद्भव के कारकों की व्याख्या कीजिए, तो वही सभी कारक है। इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सामंतवाद का विघटन है, यूरोपीय चर्च व्यवस्था का विघटन है, वाणिज्यवाद है, वेस्टफेलिया की संधि, ये आपका हो गया वो टॉपिक। अब मैं आपको 30 वर्षीय युद्ध समझाना चाहता हूं। देखिए, 30 वर्षीय युद्ध, हमको ओके है सब? ओके। अब 30 इयर्स वॉर में स्टूडेंट समझना है आपको। देखिए, आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद यूरोपीय देश आपस में विचारधारा के आधार पर उसी प्रकार बट गए थे जिस प्रकार आगे वे शीत युद्ध के काल में बट गए थे। ये प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के बीच बटे हुए थे। इसलिए के बीच गठबंधन भी धर्म के आधार पर होता था। परंतु 30 वर्षीय युद्ध का यूरोपीय देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव देखा गया। देखो, पहले मैं 30 वर्षीय युद्ध आपको बता दूं, बड़ा संक्षिप्त दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा आपको विस्तृत करके बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए यह यूरोप है, यह ब्रिटेन है, यह डेनमार्क, यह स्वीडन है, यह फ्रांस है, ये जर्मनी, ये इटली, ये पवित्र रोमन साम्राज्य का क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्पेन है, ये जर्मन राज्य हैं छोटे छोटे। मेनली आप ऐसे मान के चलिए। और भी देश हैं, अलग अलग हैं, पोलैंड है इधर अलग है, जिसका अस्तित्व नहीं हुआ है, पोलैंड में अस्तित्व में नहीं है। तो घटना कुछ ऐसी हुई कि आपको मैं बता चुका हूं कि जो ये इधर जर्मनी में नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ये स्पेन है, तो जो ये स्पेन में यहां पर हैब्सबर्ग वंश है, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश है, और यही हैब्सबर्ग वंश ये जर्मन राज्य है, पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा है। तो पवित्र रोमन साम्राज्य के पद पर अगर कोई राज्य स्थापित होता, पवित्र रोमन साम्राज्य का, आपने गौर से सुना, तो पवित्र रोमन साम्राज्य के पद पर हैब्सबर्ग वंश का ही कोई शासक स्थापित होता। तो कभी स्पेन का वो शासक स्पेन से जाता, तो कभी ऑस्ट्रिया से आता, दोनों के ऊपर हैब्सबर्ग वंश का शासन था, दोनों एक ही वंश था। तो क्या हुआ कि घटना कुछ इस तरह की हुई, उस समय ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग वंश था, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग वंश का शासक वहां पवित्र रोमन सम्राट के पद पर था, ऑस्ट्रिया से था, उसका नाम था फर्डिनेंड द्वितीय, वो पवित्र रोमन सम्राट था। और यहां जर्मनी में क्या था
कि जर्मनी में धीरे धीरे प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मैंने आपको पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में बताया, याद है कि वह ईसाई रहा था और पवित्र रोमन सम्राट चर्च व्यवस्था का रक्षक अपने को मानता था, रोमन कैथोलिक धर्म का रक्षक मानता था। और धर्म के आधार पर यूरोप भी विभाजित था, यूरोप स्वयं धर्म के आधार पर विभाजित था। आप अगर गौर से देखेंगे तो यूरोप की स्थिति यह थी कि यूरोप दो भागों में विभाजित था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कुछ देश रोमन कैथोलिक थे, कुछ प्रोटेस्टेंट थे। और उस समय यूरोपीय देशों का जो परस्पर संबंध बनता था वो धर्म के आधार पर बनता था। रोमन कैथोलिक देश अपना एक समूह बना लेते थे, आपस में उनका गठबंधन हो जाता था, प्रोटेस्टेंट आपस में गठबंधन हो जाता था और दोनों के बीच युद्ध हो जाता था। तो धर्म एक मुद्दा था यूरोप में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में यूरोप में उस समय धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा था। अब क्या हुआ कि मैं आपको बताना चाहता इस सिलसिले में कि इसी क्रम में घटना ऐसे हुई कि जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उसमें जो पवित्र रोमन सम्राट उसमें फर्डिनेंड द्वितीय था, उसको लगा यार चिराग तले अंधेरा, जर्मनी हमारा क्षेत्र है, पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र है और वहां पर प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसका तो मतलब है कि हमारे नाक के नीचे प्रोटेस्टेंट पंथ पनप रहा है। इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के शासक जो फर्डिनेंड द्वितीय था, इसने एक सेना भेज दी और जर्मनी में एक जगह था बवेरिया, तो बवेरिया में प्रोटेस्टेंट शासक था, वही प्रोटेस्टेंट पंथ को प्रोत्साहन दे रहा था। तो बवेरिया के शासक को फ्रेडरिक नाम था उसको दबाया, उसने सेना भेजकर जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों को दबा रहा था। तो यह बात प्रोटेस्टेंट देशों को मंजूर नहीं हुआ और 3 प्रोटेस्टेंट देश, एक था इंग्लैंड, दूसरा था डेनमार्क, तीसरा था स्वीडन। तो ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन ये प्रोटेस्टेंट राष्ट्र थे, प्रोटेस्टेंट देश थे। तो इन्होंने आपस में गठबंधन बना के पवित्र रोमन साम्राज्य के युद्ध की घोषणा कर दी। ये प्रोटेस्टेंटों के पक्ष में खड़े हो गए। तो जिसको कहते हैं 30 वर्षीय युद्ध, वह 1618 में शुरू हो गया और 30 वर्षों तक चलता रहेगा, 1648 तक ये युद्ध चलता रहेगा। अब देखो इसमें दिलचस्प बात है, उस पर आपको नजर रखनी है। ये तो बड़ा नेचुरल है कि पवित्र रोमन सम्राट रोमन कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट शक्ति उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस का जो आप राज्य देख रहे हो, ये फ्रांस में उस समय बुर्बो वंश का शासन था। आपकी दोनों का नाम याद रखो, क्योंकि इतिहास में आप हैसबर्ग वंश और बुर्बो वंश के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले हो, तो बेहतर है कि दोनों वंश का नाम अभी से याद कर लो। हैसबर्ग वंश पवित्र रोमन सम्राट के पद को सुशोभित करता था और बुर्बो वंश का शासक फ्रांस में शासन करता था। उसी बुर्बो वंश के शासक पे आप देखोगे नाम था लुई 13वां। पहले फ्रेडरिक हेनरी चतुर्थ हुआ, फिर लुई 13वां हुआ। उस समय फ्रांस में लुई 13वां का शासक था। लुई 13वां भी एक शक्तिशाली शासक था, जैसे ऑटोक्रेटिक जिसको तुम कहते हो, राष्ट्रीय राजतंत्र का बहुत निरंकुश मोनार्क था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लुई 13वां का मंत्री था, उसका नाम था रिशलू। जो रिशलू था ये बहुत कुशल था और बड़ा महत्वाकांक्षी, जो रिशलू है बड़ा कुशल था। तो देखिए अब होना यह चाहिए कि फ्रांस एक रोमन कैथोलिक देश था। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस को कायदे के हिसाब से चाहिए था कि वह पवित्र रोमन सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय के साथ खड़ा हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह मामला हो गया वंशानुगत प्रतिस्पर्धा का। बुर्बो वंश अपने आप को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित वंश मानने लगा था। उसको लग रहा था बुर्बो वंश को कि हैसबर्ग वंश अभी यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित वंश बना बैठा है, अगर इसमें हैसबर्ग वंश को धूल चाटनी पड़ेगी तो हैसबर्ग वंश के धूल चाटने के साथ ही उस वंश की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और बुर्बो वंश की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो जानते हो, एक रोमन कैथोलिक देश होते हुए भी उसने रोमन कैथोलिक राष्ट्र देश प्रोटेस्टेंट देश, ब्रिटेन, फ्रांस और डेनमार्क, इसका नाम मैंने लिख दिया, प्रोटेस्टेंट देश है, इन तीनों को पहले चुपके सहायता करने लगा और आगे चलकर खुल्लम खुल्ला प्रोटेस्टेंट ताकत के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। समझ सकते हो, रोमन कैथोलिक होते। इसका मतलब क्या है माय स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है, यह यूरोपीय राजनीति में यथार्थवाद का सूचक था। धर्म का मुद्दा चला गया हाशिए पर और राजनीतिक स्वार्थ का मुद्दा प्रधान बन गया, तो राजनीतिक हित को तरजीह दी जाने लगी और धर्म के आधार पर जो यूरोपीय देशों में गठबंधन था वह युग समाप्त हो गया। तो यही दर्शाता है कि 30 वर्षीय युद्ध ने यूरोपीय राजनीति में एक नई टर्निंग ला दी। ओके, इसमें और भी पेच है, मैं जो आपको समझाऊंगा। ये जो आप जर्मनी देख रहे हो, तो मैं जर्मनी में कल आपको बता चुका हूं कि वहां पर मार्टिन लूथर ने विद्रोह किया। तो जो मार्टिन लूथर के अनुयायी थे वो कहलाते थे लूथरवादी। और दूसरा मैंने सुधारक काल्विन का नाम कहा था, तो जो काल्विन के जो अनुयायी थे वो कहलाते थे काल्विनवादी। तो मार्टिन लूथर के जो समर्थक थे वो अधिकांशतः भूमिधारी कुलीन थे और काल्विन के जो समर्थक थे वो पूंजीपति थे। तो क्या हुआ कि लूथरवाद का प्रभाव पहले जर्मनी में था, मार्टिन लूथर का, लेकिन जब काल्विनवाद का उद्भव हुआ तो काल्विनवाद का प्रभाव बढ़ने लगा और लूथरवाद का प्रभाव कम होने लगा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पवित्र रोमन सम्राट काल्विनवादियों को जर्मनी में दबा रहा था तो लूथरवादी भी प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन लूथरवादी पवित्र रोमन सम्राट की सहायता कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे काल्विनवादी की प्रगति जर्मनी में ना हो ताकि लूथरवाद का प्रभाव बना रहे। अब माय स्टूडेंट, द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि फ्रांस एक रोमन कैथोलिक देश होकर भी एक दूसरे पवित्र रोमन सम्राट के अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंट शक्ति की मदद कर रहा है
और लूथरवादी प्रोटेस्टेंट होते हुए भी अपने ही भाई बिरादर कार्मिनवादी के अगेंस्ट में खड़ा है, और प्रोटेस्टेंट होते हुए वह वो पवित्र रोमन सम्राट जो कैथोलिक विश्व का प्रधान है उसकी सहायता कर रहा है। तो यही है यूरोपीय राजनीति में यथार्थवाद, 30 वर्ष युद्ध की देन है। अब इतना अगर आप लोग ओके कर दोगे हमें कि हाँ सर हम क्लियर हैं, तब हम आपको वेस्टफेलिया की संधि का प्रावधान बताएंगे और बताएंगे वेस्टफेलिया की संधि का क्या महत्व है पूरे विश्व राजनीति में, यूरोपीय राजनीति में नहीं विश्व राजनीति में, वो मैं क्लियर करूंगा। और आज के बाद फिर वेस्टफेलिया की संधि को भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि वहीं से आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध का भी दरवाजा खुलेगा। तो पहले इतना मैं आप मुझे श्योर कर दो कि आपका क्या सिचुएशन है। मिस्टर अंकुर, जस्ट आस्क माय स्टूडेंट्स व्हाट देयर सिचुएशन। तो अब मैं आपको बताता हूं वेस्टफेलिया की संधि। अब दोनों पक्ष 30 वर्ष तक तो लड़े जमकर, फिर दोनों पक्ष आपस में लड़ते लड़ते थक गए। पवित्र रोमन साम्राज्य को, शक्ति को, प्रतिष्ठा को धक्का लगा और इसी के साथ पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। और पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो 1648 में जर्मनी में एक जगह है वेस्टफेलिया, उसमें वेस्टफेलिया की संधि हुई। वेस्टफेलिया की संधि हुई। अब वेस्टफेलिया की संधि के प्रावधानों को देखिए, प्रावधान क्या है। तो वेस्टफेलिया की संधि का प्रावधान है कि पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के साथ जर्मन राज्यों को विदेश नीति के संचालन, विदेश नीति के संचालन की स्वतंत्रता। जानते हैं आज वेस्टफेलिया की संधि हुई तो वेस्टफेलिया की संधि के बाद फिर जर्मन राज्यों को स्वतंत्रता मिली कि वह अपने ढंग से युद्ध और शांति की उद्घोषणा कर सकते हैं और अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। कहोगे जर्मन राज्य कौन है, तो यही है 2 छोटे छोटे जर्मन राज्य जिनके ऊपर पवित्र रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। वेस्टफेलिया की संधि में जब पवित्र रोमन साम्राज्य का नियंत्रण टूटा तो इन जर्मन राज्यों को अधिकार मिल गया कि जर्मन राज्य युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, ये जर्मन राज्य शांति की उद्घोषणा कर सकते हैं और ये जर्मन राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। दूसरा, वेस्टफेलिया, दूसरा आप कह सकते हैं कि पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के साथ राजनीति यूरोपीय देशों के बीच संबंध, यूरोपीय देशों के बीच संबंध धर्म के आधार पर नहीं, संबंध धर्म के आधार पर नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की अवधारणा के आधार पर निर्धारित होने लगा। मैं एक मिनट में समझाता हूं, बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दूंगा। देखो, जैसे पहले जो यूरोपीय देशों का संबंध आपस में होता था वो धर्म के आधार पर होता था। ओके, मतलब धर्म के आधार पर मित्रता होती थी, शत्रुता होती थी, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। पवित्र रोमन साम्राज्य यूरोप में धर्म का सबसे बड़ा रक्षक था। अब पवित्र रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था तो पहले ही बिखर चुकी थी। अब जब पवित्र रोमन साम्राज्य आया तो पवित्र रोमन साम्राज्य कुछ न कुछ धर्म के प्रभाव को बनाए रखा था। अब स्वयं पवित्र रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो अच्छा, राजनीति में यथार्थवाद तो आ ही चुका था। रोमन कैथोलिक देश एक दूसरे रोमन कैथोलिक देश के अगेंस्ट में खड़ा है, प्रोटेस्टेंट कार्मिनवादी के अगेंस्ट में लूथरवादी खड़े हैं। तो अब उनके जो देशों के संबंध है वो गैर धार्मिक बातों से प्रभावित होने लगा। तो यूरोप में एक नई अवधारणा आ गई, उस अवधारणा को कहते हैं शक्ति संतुलन की अवधारणा, बैलेंस ऑफ पावर। और बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, इतना रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, इतना प्रासंगिक, आज तक शक्ति संतुलन की अवधारणा कहीं ना कोई रूप में बनी हुई है विश्व राजनीति में। शक्ति संतुलन की अवधारणा क्या है मैं आपको बताता हूं, मेंटली अलर्ट हो आप लोग, मेरा कोड वर्ड है, आप लोग जानते ही। शक्ति संतुलन की अवधारणा का मतलब हुआ कि जैसे देखिए, अगर कोई एक यूरोपीय राष्ट्र ज्यादा ताकतवर होने लगता था तो उसके अगेंस्ट में कुछ राष्ट्र मिलकर परस्पर गठबंधन बना लेते थे और गठबंधन बनाने के बाद उसे पराजित करके उसकी शक्ति को प्रति संतुलित कर देते थे। मतलब जैसे अमान की कोई अगर बहुत
मजबूत हो रहा है यूरोपीय राजनीति में, और जब बाकी देशों के लिए खतरा हो रहा है, तो आपस में कुछ देश गठबंधन बनाकर और उसको युद्ध में ललकारते थे या उसको संतुलित कर देते थे और युद्ध में पराजित करके उसकी ताकत को कम कर देते थे। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, उसको पूरी तरह नहीं कुचलते थे, क्योंकि हो सकता है कि कल फिर उनकी सहायता की जरूरत पड़े दूसरे शक्ति को संतुलित करने के लिए, इसलिए केवल पावर को कट करके छोड़ देते थे। जैसे आप देखोगे यूरोपीय राजनीति में 17वीं सदी में लुई 14वां का उद्भव हुआ फ्रांस में, वो अपने आप को सन किंग बोलता था, तो लुई 14वां अति ताकतवर शासक था। तो कहीं ना कहीं जो लुई 14वां है उसका बल रहा था, मतलब यूरोप में डोमिनेट करने लगा, तो ब्रिटेन के नेतृत्व में यूरोपीय संगठन बना, एक पहले ऑक्सबर्ग लीग बनी, फिर यूरोपीय लीग बनी, और लुई 14वां के युद्ध में पराजित करने के बाद शक्ति को संतुलित कर दिया गया। आगे तुम देखोगे जो आगे आने वाला है, लुई 14वां का टॉपिक नहीं आने वाला है, आगे आने वाला है नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव होगा, और नेपोलियन जब यूरोप के लिए खतरा बन जाएगा तो ब्रिटेन के नेतृत्व में 4 कोलिशन बनेंगे, और पहले फिर लिपजी के युद्ध में, फिर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित करके और फ्रांस को की शक्ति में कटौती कर दी जाएगी। तो ये होता था शक्ति संतुलन। अब एक बात जानते हो, अब शक्ति संतुलन का यूरोप में सबसे बड़ा जो पैरोकार था वो कौन था? ब्रिटेन था। मैं आपको बताऊंगा आगे कि यूरोप में एक 7 वर्षीय युद्ध हुआ, 7 इयर्स वॉर, और वो 7 इयर्स वॉर किस टाइम पीरियड में हुआ है? तो 1756 से 63 के बीच हुआ। आगे इसकी चर्चा मैं करूंगा। उस युद्ध में एक्चुअली ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी उपनिवेशों के लिए। जैसे एक तरफ ब्रिटेन चाहता था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन जाए, दूसरी तरफ फ्रांस चाहता था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन जाए। तो दोनों के बीच निरंतर राइवलरी, निरंतर दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी। अंत में 7 ईयर वॉर 56 से 63 तक चली, 56 से 63 तक, 1756 से 63 तक, उसमें ब्रिटेन की जीत हो गई, फ्रांस हार गया। वही आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां पर हमने चर्चा की है 7 वर्षीय युद्ध का, कर्नाटिक वॉर, आपको याद होगा, थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो आपको याद है बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंतिम रूप से हार गए थे। उस 7 वर्षीय युद्ध का ही विस्तार था भारत में, तो पूरा वर्ल्ड में वो युद्ध फैला था, उसको मिनी वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो एशिया में फ्रांस ने इंडिया खो दिया, और अमेरिका में फ्रांस ने कनाडा खो दिया, तो उसका ब्रिटेन बन गया दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति। तो ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन गया। उसका ब्रिटेन यूरोप में की राजनीति से अपना ध्यान हटा लिया। वैसे भी तो ब्रिटेन को देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि देखो ये इंग्लिश चैनल है, तो इंग्लिश चैनल के माध्यम से ब्रिटेन, वैसे भी ये इंग्लिश चैनल है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, वो शेष यूरोप से कटा हुआ था। तो ब्रिटेन चूंकि शेष यूरोप से कटा हुआ था, तो यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीति में उसकी रुचि बहुत ज्यादा नहीं, वो अपना सामुद्रिक व्यापार में होता था। लेकिन जब जब यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ता, ब्रिटेन एक बार फिर यूरोपीय राजनीति में लौट आता। जब भी यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ता, ब्रिटेन यूरोपीय राजनीति में लौट आता और शक्ति को फिर प्रतिशतुलित करके फिर वो अपने सामुद्रिक व्यापार में चला जाता। और क्यों शक्ति संतुलन के लिए ब्रिटेन इतना क्यों चिंतित है? ब्रिटेन इसलिए शक्ति संतुलन के लिए चिंतित है कि ब्रिटेन को लगता है कि अगर यूरोप में कोई एक शक्ति डोमिनेट करके, एक शक्ति बहुत पावरफुल हो गई, तो पहले वो यूरोप के महाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी, अतः उसका ध्यान समुद्र पर जाएगा, और फिर समुद्र में हमारा पीछा करके हमें दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए उनका ध्यान समुद्र पर जाए, उससे पहले यूरोप में किसी शक्ति को इतना ताकतवर ना होने दे कि वो महाद्वीप पर हावी हो सके। इसलिए माय फ्रेंड्स, नेपोलियन जब ऐसा पावरफुल हुआ तो ब्रिटेन उसके साथ युद्ध लड़ा और वहां गठबंधन यूरोपीय देशों का बनाया। और आगे मैं आपको बताऊंगा, जब रूस ज्यादा ताकतवर होगा तो ब्रिटेन फ्रांस के साथ गठबंधन बनाकर क्रीमिया का युद्ध लड़ेगा। मैं आपको क्रीमिया का युद्ध भी बताऊंगा, भी शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन ने लड़ा था। और फिर उसके आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटेन लड़ेगा वो भी शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ेगा। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, ऑप्शन ने पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो मैं सिर्फ शक्ति संतुलन वही बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा आप हमें हिंट कर दीजिए कि बैलेंस ऑफ पावर एक बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट विचार है, इसलिए मुझे थोड़ी जिज्ञासा है कि आप बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन को समझ पाए या नहीं। इसलिए मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि थोड़ा आप हिंट कर दीजिए मुझे, तब मैं आगे बढ़ता हूं। यस, गुड। अब देखो, ये दूसरा बिंदु तो मैंने आपको कहा, अब तीसरा बिंदु मैं कहना चाहता हूं। देखिए, अब देखो, पवित्र रोमन साम्राज्य तो एक बहुत पैरामाउंट पावर था, पूरे यूरोप पर अकेला सोया हुआ था, इतना बड़ा था, विशाल, तो आपको तो कमजोर पड़ गया। अब यूरोपीय राष्ट्र आ गए। तो पहली बात तो यही है कि यूरोपीय राष्ट्रों को स्वीकृति मिली तथा चाहे राष्ट्र का आकार बड़ा हो अथवा छोटा, परंतु अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उनके बीच
उनके बीच समानता की अवधारणा को स्वीकृति देखिए, जैसे मैं एक बात बताना चाहता, एक्चुअली है ऐसा। पहली बात तो यूरोपीय राष्ट्रों की स्वीकृति मिली। यूरोपीय राष्ट्रों की स्वीकृति मिली से मेरा क्या आशय, मैं बताता हूं। देखिए, यूरोपीय राष्ट्रों को स्वीकृति मिली का मतलब यह हुआ कि इनकी राष्ट्रीय सीमा की स्वीकृति मिली। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये है इनकी राष्ट्रीय सीमा, जैसे यह यूरोप है, यह यूरोप है, देखिए है। अब क्या है कि इस यूरोप में देखो अलग अलग राष्ट्र बने, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे राष्ट्र बने। तो सभी ने अपनी अपनी राष्ट्रीय सीमा खींची। अब मान लीजिए आपने अपने दरवाजे का बाउंड्री वॉल खींचा, दूसरे ने भी अपना बाउंड्री वॉल खींचा, तो कहीं आपने सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल खींचा, आपका बाउंड्री वॉल वैध है या अवैध है, वो तभी तय होगा जब मोहल्ले की पंचायत बैठेगी और पंचायत ओके कर देगा, ठीक है आप सभी का बाउंड्री वॉल सही है। नहीं तो अगर जब तक वो बाउंड्री वॉल सही नहीं माना जाएगा तब तक तो आपके बाउंड्री वॉल को समाज में वैधता नहीं मिलेगी, भले ही आपने थोड़ा सड़क की जमीन पर भी कब्जा कर लिया हो या अपनी जमीन छोड़ के सड़क को दे दी हो। तो पहली बात तो यह है कि ये वेस्टफैलिया की संधि एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें राष्ट्रीय राज्य को मान्यता मिली, मतलब उनकी सीमा को स्वीकार किया गया। और एक और बात हुई, अब कोई राष्ट्र बड़ा है कोई राष्ट्र छोटा है, चाहे राष्ट्र बड़ा हो या छोटा हो, अंतरराष्ट्रीय मंच पर सभी की समानता को स्वीकृति दी गई। अब देखो, ये वेस्टफैलिया की संधि से ही आया है जो आज तक चल रहा है। कई बार देखोगे कि नेपाल का भी शासक आता है, चाहे नेपाल का प्राइम मिनिस्टर आता है, तो फिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर उसको वही सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देता है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को देता है। भले वेटेज में फर्क है, उसे विशेष स्वागत होगा, लेकिन वो सारी औपचारिकताएं यहां भी पालन होगी। क्यों? राज्य का आकार बड़ा हो या छोटा, लेकिन आपको समानता का व्यवहार उसके साथ करना है। यह पहली बार वेस्टफैलिया की संधि में आई, और जब यूरोप का विस्तार अन्य महाद्वीपों में होगा तो वेस्टफैलिया की संधि का विस्तार अन्य महाद्वीपों में भी हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप जितना ब्रिलियंट हो तो कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं होगा। अब देखो चौथा, क्या मिस्टर को एनी प्रॉब्लम? बिट्टू, सोसाइटी ऑफ जीसस एक ईसाई संगठन था जो प्रति धर्म आंदोलन का हिस्सा था। रोमन कैथोलिक का ब्रांच था, उसका उद्देश्य था अपने धर्म का प्रसार करना। दैट इज कॉल्ड सोसाइटी ऑफ जीसस। 1.4 में है। अजय, मैंने कितना आपको समझाया है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मैं पीडीएफ देता हूं उससे काम चलाइए। आप अगर बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो अभी आप डाइवर्ट कर जाओगे। तो पीडीएफ मैंने दिया है उसको, उससे काम चलाइए। जो क्लास में बोलता हूं उसको बचाइए। अजय, इतना कर लिया तो आपको जिंदगी में कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने का लालच बुक अभी छोड़ दीजिए। मैं आपको सफिशिएंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी मैंने प्रबोधन का मैटर प्रोवाइड किया, आपने डाउनलोड किया अभी तक? बताइए, डाउनलोड किया? हम खुद ही आपको सफिशिएंट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। हम आपकी पूरी पढ़ाई को अपने निरीक्षण में रखना चाहते हैं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अभी अगर मैं एनसीईआरटी कहूंगा तो पहली बात यह है कि जितना कॉन्सेप्चुअली इंटीग्रेटेड में पढ़ा रहा हूं वैसा आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं। आप पढ़ेंगे तो दूसरा रास्ता जा रहा होगा। एनसीईआरटी पढ़ने में, अब जैसे क्लास 9 10 कहीं बताऊं तो उसमें कनेक्टिविटी तो नहीं है, अलग अलग चैप्टर्स, उसमें आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आप ऐसा करिए कि जो मैं मैटर दे रहा हूं उसी को पढ़िए। और मैं पहले क्लास में बता दिया था, तो ये इशू अब क्यों उठ रहा है आई डोंट नो। ओहो अमन, कई बार तुम लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन समझते हो और कभी इतनी छोटी सी बात पूछ देते हो। यथार्थवाद कोई इसका निश्चित मीनिंग नहीं है कि मैं यथार्थवाद का मतलब आपको समझा सकूं। यथार्थवाद का संदर्भ के अनुसार उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे आदर्शवाद का उल्टा हुआ यथार्थवाद, जो अव्यवहारिक है वो आदर्शवाद है और जो व्यवहारिक है वो यथार्थवाद है। लेकिन अब कौन कितना अव्यवहारिक है और कितना व्यवहारिक हो सकता है कि जिसको तुम व्यवहारिक समझ रहे हो उसको अव्यवहारिक समझे। कोई किसी, अगर जिसको अव्यवहारिक समझ रहा है उसको तुम व्यवहारिक। जैसे मैं बताऊं, गांधी जी ने जब कहा था कि आप लोग उत्पादन को बढ़ाने के बजाय उपभोग में कटौती करिए, सभी लोग खुश रहिएगा, यही महात्मा गांधी बोलते थे, याद है? कि आप उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, परंतु उत्पादन को बढ़ाने का फायदा नहीं है, बल्कि आप उपभोग में कटौती करिए। उसमें लोग कहा कि आदर्शवादी हैं, ये इनका अव्यवहारिक बातें कर रहे हैं। आज जब पर्यावरण संकट और दुनिया समाप्त होने के कगार पर आ गई, लोग कहते हैं गांधी जी का यह विचार बहुत यथार्थवादी है, उन्होंने युग से पहले युग की आहट सुन ली थी। इसी तरह से यथार्थवाद और जो आदर्शवाद है कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। तो ऐसे रिलेटिव टर्म की जो मीनिंग होती है वो संदर्भ के आधार पर बदलती है। क्या अंकुर, एनी क्वेश्चन फर्दर? अब देखो, अब चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे राष्ट्र, तो राष्ट्र के प्रधान के रूप में राजा की स्वीकृति तथा युद्ध के विकल्प के रूप में कूटनीति की शुरुआत
कूटनीति की शुरुआत। अब ये क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखो, कौन राष्ट्र का मतलब कौन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राजा करता है या प्रजा करती है? तो वेस्टफेलिया की संधि ने तय किया कि राजा ही राष्ट्र का प्रधान है, प्रजा की कोई पहचान नहीं है, प्रजा का अपना कोई पहचान ही नहीं है। मतलब जब भी राष्ट्र टू राष्ट्र संबंध होगा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की शुरुआत दूतों का आदान प्रदान है। दूतों का आदान प्रदान मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की शुरुआत होगी और दूतों का आदान प्रदान एक दूसरे देश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, प्रजा की कोई पहचान नहीं, जो पहचान है राजा, जो डील होगा राजा से होगा। आप किसी देश के आंतरिक मामले में कोई राजा या किसी राजा के प्रजा के मामले में कोई दूसरा राजा नहीं बोल सकता। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, हमारी चौकट नहीं लांघना, मतलब कि महिलाओं से बात नहीं करने का, उसी तरह से प्रजा से बात नहीं करने का, जो भी बात करनी है हमसे करो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं। आप जानते हो, दिलचस्प बात बताता हूँ, पहले जो मैरिज होता था दो राजवंशों के बीच, मतलब एक तरफ कहीं की राजकुमारी होती थी, कहीं का राजा, तो दहेज में एक भूभाग दे दिया जाता था। अब दहेज में भूभाग मिलता था तो 50,000 आपकी जो प्रजा है वो इस देश से उस देश में चली गई, उसका पूछने वाला कोई नहीं। इस राष्ट्र उस राष्ट्र में 50,000 प्रजा चली गई, तो नेचुरल है, प्रजा का कोई ऐसा नहीं। और फिर युद्ध के विकल्प के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की शुरुआत हुई। पहले क्या होता था, इधर से आप युद्ध के लिए जाते हो, उधर से वो युद्ध के लिए आते और सीधे युद्ध हो जाएगा। अब है नहीं, दूसरी जो राष्ट्रों के बीच बचा हुआ, आप युद्ध मत करिए, अरे बड़ी बात मानिए, बैठिए, हम लोग इसका कोई निर्णय करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, युद्ध नहीं करिए। तो कूटनीति के माध्यम से युद्ध का विकल्प ढूंढा जाता है। हम याद है एक घटना में एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये घटना है 2001 की, जब इंडियन पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ था और पाकिस्तान इंडिया के बीच तनाव हुआ था, तो आर्मी का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया था राजस्थान बॉर्डर पर। इधर से भी, उधर पाकिस्तान की तरफ से भी अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। राजस्थान के बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने वहां जमावड़ा लगाया, उधर पाकिस्तान भी अपना आर्मी डिप्लॉय करने लगा। और फिर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अब पश्चिमी देश भी इस बात के प्रति आश्वस्त हो चुके हैं, इस बात के प्रति कन्विंस्ड हो चुके हैं कि लगभग अब युद्ध छिड़ेगा। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा कि अमेरिकन लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों अपने अपने सिटीजन से अपील किया कि आप इंडिया पाकिस्तान को जल्दी खाली करके आ जाइए। अब तो लगा कि भाई अब तो युद्ध छिड़ जाएगा। तभी अटल बिहारी वाजपेयी यहां से राजस्थान बॉर्डर गए और फिर राजस्थानी पगड़ी बांधी और अपना स्पीच देना शुरू किया वहीं पर राजस्थान में, कि हम युद्ध का एक नया इतिहास रच देंगे। और फिर वो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अन्य देश भी इस बात को समझ रहे हैं इस पूरी प्रकरण में किसकी गलती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य देश भी इसमें अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। और मतलब एक तरह से संकेत यह था कि यार तुम लोग कोई बीचों बचाव के लिए नहीं आ रहे हो, कोई कूटनीति की बात नहीं कर रहे हो, लगता है लड़ा के छोड़ोगे आपस में क्या। तो बेसिकली इसने हिंट दिया, उसको देखा मैंने, कल से अमेरिका ब्रिटेन सभी एक्टिव हो गए और टेंशन डिफ्यूज हो गया। अमेरिका ने दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के 3 एक का दबाव पड़ता है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो अमेरिका ने दबाव डाला, तुरंत परवेज मुशर्रफ ने एक कॉल किया अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल दोनों का हॉटलाइन में दोनों के बीच वार्ता हुई, 15 मिनट और टेंशन डिफ्यूज हो गया, दोनों की आर्मी वापस आने लगी। ये कूटनीति के माध्यम से युद्ध का विकल्प खोजना जो वेस्टफेलिया की संधि में पहली बार आई। और मैं आपको और बताना चाहता कि फिर वेस्टफेलिया की संधि का एक प्रावधान था जो अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था की शुरुआत मतलब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून इसमें अस्तित्व में आए, एक देश से दूसरे देश के संबंधों में किस तरह के कानून लागू होंगे। एक तो सबसे अहम चीज है जो ऊपर ही लिखना था, छूट गया मुझे, निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर, निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण। जैसे राष्ट्र का जो निर्माण है निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर राष्ट्र होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक सीमा उसके। अब देखिए वेस्टफेलिया पद्धति जिसको कहते हैं, आज भी तुम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ोगे तो वेस्टफेलिया की संधि को समझे बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं समझ सकते। और जो वेस्टफेलिया व्यवस्था है तो यूरोप में लागू हुई, लेकिन मैस्ट्रिक्ट वेस्टफेलिया व्यवस्था आ गई ये लागू हो गई एशिया, अफ्रीका और अन्य कॉन्टिनेंट में। यूरोप का विस्तार महाद्वीप में हुआ तो हर जगह वेस्टफेलिया संधि लागू कर दी। अब देखो अब क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। जैसे यूरोप में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर राष्ट्र बनी, यूरोप का क्षेत्र तो तुम देखो धीरे धीरे अलग राष्ट्र बनने लगे, उनका बॉर्डर सेटल हो गया, यूरोप में बॉर्डर सेटल हो गया, अमेरिका का बॉर्डर सेटल हो गया। अब एशिया अफ्रीका का जो वास्ट रीजन था, वो एशिया और विशेषकर अफ्रीका का, उनकी बेसिक पहचान जनजाति थी। वहां पर क्या हुआ, जब यूरोपीय देश गए एशिया और अफ्रीका को कॉलोनाइज किया तो निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर राष्ट्र की सरहदें खींच दी और वहां के लोग एक निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर राष्ट्र में रहने के आदि नहीं। क्या देखिए आप मध्यकाल आप पढ़ोगे आगे मेरे साथ, लेकिन इससे पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा तो जरा गौर करिए, कभी भी आपने देखा है ऐसा कि मुगल काल में या शतरंज काल में या प्राचीन काल में मौर्य के समय भौगोलिक सीमा को स्पष्ट करने के लिए युद्ध हो रहा हो? नहीं।
ये अंडरस्टैंडिंग से चलती थी। कभी आप 100-200 मील आप बढ़ जाते हो, कभी 100-200 मील वो बढ़ जाते हैं, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर राष्ट्र को ऐसी अवधारणा हमारे यहाँ नहीं थी। और अफ्रीका में तो और बुरी स्थिति, अफ्रीका में कहता अलग अलग जनजाति थी, तो जब राष्ट्र की सरहदें खींची, अफ्रीका का मैप अभी देखोगे तो सीधी खींची, जैसे लगता है कोई स्केल पर लेकर उसको सीधा खींच दिया। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा यह हुआ है 19वीं सदी में। और 19वीं सदी में बर्लिन कांग्रेस एक हुआ, आगे चर्चा करूंगा। वहां पर बैठकर यूरोप की जो कुछ महत्वाकांक्षी सरकारें थी, जिसमें सबसे पहले जर्मनी में बिस्मार्क था, उसने मैप लिया अफ्रीका का और पेपर पेंसिल से यहीं पर खींच दिया कि कौन सा पार्ट किस देश को मिलेगा। वहां जो सरहदें खींची तो क्या हुआ कि एक जनजाति दो राष्ट्रों की सीमा में बट गई, ऐसा भी हुआ। और ऐसा भी हुआ कि दो शत्रु जनजाति एक ही राष्ट्र की सीमा में आ गए, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। अधिकांश अफ्रीकी देशों में गृहयुद्ध की समस्या आ गई। अब देखो, निश्चित भौगोलिक सीमा में मैकमोहन लाइन पर हम चीन के साथ फंस गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान डुअल लाइन पर फंसा हुआ है। तो क्या है कि जब वेस्टफेलिया की पद्धति का जब अन्य महाद्वीपों में विस्तार किया, एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित जब राष्ट्र आया, तो अन्य महाद्वीपों में तो समस्या आ जाएगी जो आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखोगे। ये हुआ वेस्टफेलिया पद्धति और वेस्टफेलिया व्यवस्था। बातें तो थोड़ी जटिल है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में बहुत सुविधा होगी। अब आप हमें ओके करो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप पहले मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, वेस्टफेलिया पद्धति समझ गए तो मैं आपका पहले उत्तर का प्रतीक्षा करूंगा। मैं चाहूंगा कि हम लोग कम्युनिकेटिव हो, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, आप लोग बैठे हुए हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप अगर थोड़ा सा हिंट करोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ओके, गुड। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेस्टफेलिया की संधि यूरोपीय तो एक नई दिशा दी, वही जो मैंने दिया हुआ है उसी का उत्तर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, केवल आप लोग इसको पढ़ लेना, बस इसको पढ़ लेना एक बार, आपको दिक्कत नहीं, या कहो तो मैं पढ़ के बता दूं, फायदा नहीं है। तो वेस्टफेलिया की संधि आपको अच्छे से समझा दिया, उसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण देखो, अब अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो मेंटली अलर्ट हो आप लोग, ये मेरा कोड वर्ड है, आप लोग जानते ही हो। हम जानबूझ के आपको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण देते रहना चाहेंगे, आपको डेवलप करवाना चाहेंगे, ताकि आप जिस इतिहास समाप्त करो तो आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ में हो जाए। वेस्टफेलिया की संधि भूलना नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में आपको फायदा पहुंचाएगा, और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का ज्ञान हो, आपको संविधानवाद के उत्थान का ज्ञान हो, तो इन सारी चीजों का ज्ञान आपको मिले, इसलिए हम आपको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जरूर बताते चलेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है, यहां पर आपको सूचना मिलती है कि जिसे हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, उसका आरंभिक विकास इसी काल में देखने को मिलता है। इसे वाणिज्यवाद के रूप में देखा जाता है। देखा, यूरोपीय शासकों ने अमेरिकी महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने उपनिवेश स्थापित किए, इस प्रकार से ग्लोबल अर्थव्यवस्था कायम हुई। जिसे हम वाणिज्यवाद के नाम से जानते हैं, वो एक आर्थिक दर्शन भी, उसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय देखिए क्या है। अभी तक तो वाणिज्यवाद आपने राजतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब मैं आपको बता रहा क्या है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद, आप लोग मेंटली अलर्ट होना, इसको समझना। वाणिज्यवाद एक आर्थिक दर्शन है, आर्थिक दर्शन भी है। ये आर्थिक दर्शन क्या बोलता है पता है? ये आर्थिक दर्शन बोलता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसकी मात्रा सीमित होती है। ये कहता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसकी मात्रा सीमित होती है। मतलब सीमित होती है का मतलब है कि दो देश, मतलब एक कंट्री और बी कंट्री, बी देश, इन दोनों के बीच अगर व्यापार हो रहा है तो व्यापार संतुलन किसी एक के पक्ष में जा सकता है। मतलब एक का फायदा होगा तो दूसरे को घाटा होगा, मतलब दोनों को, दोनों कंटेंडर को, तो जो व्यापार में एक को फायदा होगा तो दूसरा को घाटा होगा, माने एक को बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो एक के फेवर में जाएगा, व्यापार संतुलन एक किसी के पक्ष में रहेगा, दूसरे के विपक्ष में चला जाएगा। इसका कहना था कि इसलिए उस राष्ट्र को चाहिए कि वह कृत्रिम तरीकों का इस्तेमाल करके, कृत्रिम उपायों का सहारा लेकर व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करने का प्रयास करे। मतलब उसका कहना था कि सभी राष्ट्र को चाहिए कि वह कुछ कृत्रिम उपायों का सहारा लेकर व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करने का प्रयास करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो व्यापार संतुलन उसके उसके व्यापार संतुलन उसके प्रतिद्वंदी के पक्ष में चला जाएगा। अब देखो कितना खतरनाक आर्थिक दर्शन है। जैसे आप यह कहोगे अच्छा हाँ, तो क्या समाधान क्या बताता है, उसको क्या कृत्रिम उपाय करना चाहिए? तो कहता है उसको चाहिए अपने निर्यात को बढ़ाए और आयात में कटौती करे, तो व्यापार संतुलन स्वयं उसके पक्ष में आ जाए। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आप ही बताइए, एक इतना खतरनाक आर्थिक दर्शन है, अगर सभी राष्ट्र यही चाहेंगे कि हम निर्यात करें और आयात में कटौती करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे चलेगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप पड़ जाए। ये तो बहुत खतरनाक आर्थिक दर्शन है। आगे एडम स्मिथ इसका खंडन करेगा। मैं आपको प्रबोधन में एक आर्थिक चिंतक का नाम बताऊंगा, उस आर्थिक चिंतक का नाम होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका खंडन करेगा, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक को लाभ मिलता और दूसरे की हानि होती, उसका कहना था अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक को लाभ मिलता और दूसरे की हानि होती दूसरे को, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। उसका कहना था अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक को लाभ मिलता और दूसरे को हानि होती तो जाहिर है
कि जिसको हानि होगी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निकल जाएगा, और अगर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निकल जाएगा तो दूसरे को भी हानि हो जाएगी। आपके साथ कोई व्यापार ही नहीं करेगा, जैसे हमको घाटा लगातार हो रहा है तो हम कहें ठीक है गुड बाय, हमको नहीं करना व्यापार, तो फिर आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो मतलब एडम स्मिथ इसका खंडन करेगा, वो कहेगा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी को लाभ मिलता है, आप कृत्रिम उपायों का सहारा नहीं लीजिए। वो आगे का आगे बताएगा, दो दर्शन उलझ जाएगा। फिलहाल इतना जानो कि वाणिज्यवाद एक बड़ा खतरनाक आर्थिक दर्शन। वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक पक्ष में व्यापार का संतुलन होता है, दूसरे को घाटा होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप कृत्रिम उपायों का सहारा लीजिए और अपने संतुलन को अपने पक्ष में लाइए। कृत्रिम उपाय क्या है? तो आप निर्यात को बढ़ाइए और आयात में कटौती करें। यही आर्थिक दर्शन है। एडम स्मिथ इसका खंडन करेगा, जो आप प्रतीक्षा करिए एडम स्मिथ के लिए प्रबोधन। अब इतना आप हमें ओके कर दीजिए तो मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ। वाणिज्यवाद का खतरनाक आर्थिक दर्शन आप समझ पाए या नहीं? अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछो, अब ये वाणिज्यवाद का खतरनाक आर्थिक दर्शन समझ पाए या नहीं? ओके, आप लोग फिर एक बार मेरे मैटर को जाके फिर दोबारा रिवाइज करोगे। क्लास करने के बाद मैटर को अवश्य रिवाइज करना है, ध्यान रहे। आप लोग किसी बुक वगैरह कुछ भी पढ़ने का भी एकदम अपने आप पर कंट्रोल रखो, मत करो। यूरोपीय संस्कृति में परिवर्तन के यूरोप में आधुनिकता का प्रोत्साहन। अब देखो यूरोपीय संस्कृति में परिवर्तन कैसे होगा? मानववाद, व्यक्तिवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों पुनर्जागरण से आया है। याद है, मानववाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता पुनर्जागरण में समझा चुका हूं। यूरोपीय समाज को अन्य समाजों से पृथक कर दिया, धर्म का प्रभाव कम होने और धर्मनिरपेक्षता के विकास के कारण यूरोप में स्वतंत्र चिंतन का प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार यूरोप अन्य महाद्वीपों को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया, स्वतंत्र चिंतन मिला। अब देखो इसी काल में यूरोप अन्य महाद्वीपों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जा रहा है। एक समय था कि चीन संसाधन और तकनीक में यूरोप से आगे था। एक समय था, पता है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बताया कि चीन संसाधन और तकनीकी में यूरोप से कहीं आगे था, परंतु जब चीन यूरोप से पिछड़ता चला गया, अब चीन पिछड़ता चला जाएगा। इसका कारण हो सकता है यूरोपीय देशों को अमेरिकी महाद्वीप का संसाधन प्राप्त होना। अब अमेरिकी महाद्वीप, अब दूसरे के सिर पर नारियल फोड़ना है। अब यूरोपीय देश समृद्ध होंगे अमेरिकी महाद्वीप के संसाधन से, तो उनको संसाधन मिल गया तो चाइना पीछे हो गया। यूरोपीय देशों के अमेरिकी महाद्वीप के संसाधन प्राप्त होना। एक दिलचस्प तथ्य है कि दिशा सूचक यंत्र का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ। दिशा सूचक जो समुद्र में रास्ता बताता है, उसका आविष्कार चीन में हुआ, सर्वप्रथम चीन ने किया। तथा 15वीं सदी में चीन के एक शासक 15वीं सदी में चीन के एक शासक जेंग हे ने सामुद्रिक यात्रा आरंभ की थी। चीन का एक शासक जेंग हे था, उसने सामुद्रिक यात्रा आरंभ की थी। शासक ने, चीन का यात्री, एक सामुद्रिक यात्रा आरंभ की थी। शासक ने, यात्री है, गलत हो गया। जेंग हे ने सामुद्रिक यात्रा आरंभ की थी। इसे चीन का कोलंबस कहा गया है, जेंग हे को। परंतु चीन के परंपरा देखो, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा तो 15वीं सदी के अंत में सफलता पाई है। 15वीं सदी के पूर्वार्ध में ही लगभग 1407 से 33 के बीच जेंग हे ने 7 सामुद्रिक यात्राएं की थी, जो पूर्वी एशिया से शुरू करके अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट तक गया था। लेकिन वो भूमध्य सागर की तरफ नहीं जा पाया, क्योंकि उसमें चर्चा यह थी, चीनी समाज परंपरावादी समाज था और उसमें इस तरह की परिकल्पना थी कि जिब्राल्टर मैंने कल आपको बताया था कि स्पेन के दक्षिण में है, और भूमध्य सागर से जब अटलांटिक महासागर में आप जाते हो तो जिब्राल्टर को क्रॉस करते हो। तो पता नहीं चीनी समाज में उस समय वो विचार फैला हुआ था कि जिब्राल्टर से पश्चिम, यानी जब आप भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में जाओगे तो जिब्राल्टर से पश्चिम नर्क का द्वार है, वहां नहीं जाना चाहिए। बताओ, इस तरह का आर्थिक दर्शन, इस तरह का दर्शन चीन में था। चीन पिछड़ गया, यूरोप आगे निकल गया, और देखो यूरोप दुनिया को छोड़ते हुए कैसे आगे निकलता जाएगा, ये पूरी यात्रा आप देखिए। अब ये टॉपिक हमारा हो गया। अब मिस्टर अंकुर पहले पूछिए, आज आप लोगों को प्रबोधन का स्टडी मटेरियल मैंने भेजा था, तो आप लोगों ने प्रबोधन की स्टडी मटेरियल को आप लोगों ने डाउनलोड किया है अथवा नहीं किया है? इसका जवाब आप हमें पहले दीजिए। अंकुर, इनसे पूछिए। आज आप लोग प्रबोधन का स्टडी मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूं। आज मैंने आपको क्या भेजा है, विश्व इतिहास खंड 2 में आप चले आए। अब अचानक से आपको नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक अकेला नहीं पढ़ना है। जो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने किया है वही चीज मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में करने जा रहा हूं। जैसे देखो, पहले आपका खंड 1 था। खंड 1 में आपने क्या क्या पढ़ा? एंशिएंट, प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व। अब आप आ गए खंड 2 में। खंड 2 में हमने कौन कौन सा टॉपिक रखा हुआ है? प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति एवं से अमेरिकी गृह युद्ध। जैसे देखो, ये टॉपिक प्रबोधन से अमेरिकी क्रांति जुड़ती है, अमेरिकी क्रांति से फ्रांस की क्रांति जुड़ती है। लेकिन जब हम अमेरिकी क्रांति कर रहे होंगे तो अमेरिकी क्रांति का अगर एक चरण अमेरिका में गृह युद्ध भी है, उसको भी उसी समय निपटा देंगे। और फिर फ्रांस की क्रांति से आएगा 19वीं सदी में उदारवाद तथा राष्ट्रवाद का प्रसार एवं यूरोप पर उनका प्रभाव। मतलब 19वीं सदी में उदारवाद और राष्ट्रवाद का कैसे प्रसार हुआ और यूरोप पर उनका क्या प्रभाव हुआ, उस टॉपिक पर आ जाओगे। तो खंड 2 के सभी टॉपिक परस्पर संबद्ध हैं। आप समग्रता में ही परिवर्तन को रेखांकित कर सकते हैं। इन्हें पढ़ते हुए आप निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित कर सकेंगे। अब क्या क्या रेखांकित कर सकेंगे? प्रबोधन के माध्यम से मध्य वर्ग की महत्वाकांक्षा व्यक्त होती है, ये आप पहले समझेंगे। फिर अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति उस महत्वाकांक्षा के क्रियान्वयन के क्रम में घटित हुई तथा इनके कारण यूरोप में अनेक परिवर्तनों का सूत्रपात हुआ, अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति।
नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी के पश्चात वियना कांग्रेस ने फ्रांस की क्रांति, वियना कांग्रेस फ्रांस की क्रांति के विचारों को दबाने तथा इतिहास की धारा को पीछे मोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह विफल हो गई तथा उदारवाद एवं राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं संपूर्ण 19वीं सदी यूरोप में क्रांति और बदलाव लाती रही। परंतु अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर अध्ययन सामग्री उन्हें उपखंडों में प्रदान की जाएगी ताकि उन पर अध्ययन का अधिक दबाव न पड़े। एक बार मैं सारा टॉपिक नहीं भेजूंगा। सबसे पहले आज मैंने भेजा प्रबोधन, फिर मैं भेजूंगा अमेरिकी क्रांति। अब उपखंड प्रथम है, खंड 2 का उपखंड प्रथम है प्रबोधन, ध्यान रहे। अब यही प्रबोधन अर्थ एवं परिभाषा, प्रबोधन का आधार अथवा कारण, प्रबोधन की विशेषताएं एवं उसका विचार, प्रबोधन काल के प्रमुख चिंतक एवं उनके विचार, प्रबोधन का प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रबोधन की सीमाएं। इतना एरिया हमें करना है। अब देखिए प्रबोधन, आप लोग डाउनलोड नहीं किए, हमने एक दिन पहले हमारे पास देखो अध्ययन सामग्री अगर थोड़ा पहले मैं भेज देता, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भेज दूंगा तो पीछे वाले पर से आपका ध्यान हट जाएगा और हो सकता है कि आप उस टॉपिक को अधूरा छोड़कर दूसरे टॉपिक में घुस जाए। इसलिए मैं आपके पूरी अध्ययन पर अपना ध्यान रखना चाहता हूं, क्वेश्चन राइटिंग भी सिखाना चाहता हूं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस इंटेंसिटी से मैं आपको कन्वे कर रहा हूं उसी इंटेंसिटी से आप लोग सजग रहिएगा। आप तो मैं देख रहा हूं, आप केवल अपने अध्ययन से विचलित नहीं होइएगा और घर पर एक डिटर्मिनेशन लेकर आपको हमारे साथ काम करना है। आप देखना एक साल में जब आपका जो पूरा कोर्स जब समाप्त होगा तो आपका हिस्ट्री तो समाप्त हो जाएगा एक आध महीने में, क्योंकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो ही चुका, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको हो जाएगा कमिंग मंथ में। फिर उसके बाद आपको मैं इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और कल्चर, उसको फिनिश कर देंगे। और पैरेलल में आपका दूसरा क्लास भी चल रहा है, इसी तरह से आपका जीएस का प्रोग्रेस होता रहेगा। लेकिन जो इंटीग्रेटेड अप्रोच हम चाहते हैं आपको लेना है, तो उसके लिए आपको करना यही होगा कि सभी टॉपिक को आपको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब मैं आपको मैटर देता हूं तो आपको एक बार मैटर पहले थोड़ा पढ़ लेना है, क्लास अटेंड करने से पहले, एक बार आपको क्लास अटेंड करने के बाद, और फिर जैसे जैसे जीएस के विभिन्न खंड है, जैसे ज्योग्राफी तो उसको हिस्ट्री से लिंक करिए, इसी तरह से सारे पार्ट को एक दूसरे से लिंक करिए। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको यहाँ का कोर्स समाप्त होते होते तक आपको फिर अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी। ओके, तो अब ध्यान रहे कि पूरे जनरल स्टडीज से आपको लाभ उठाना है, और वो तभी होगा कि आप लोग घर पर एक दिन भी, जब तक क्लास चल रहा है कोई भी क्लास, तब तक एक दिन भी आपको घर पर टाइम को स्पॉइल नहीं करना है, टाइम को बिल्कुल से रचनात्मक उपयोग करना है, यही ध्यान करिए। और क्योंकि अब जाहिर है कि आपको इतनी सारी सुविधाएं सबको दी जा रही है, लेकिन उससे कितना लाभान्वित आप होते हो वो डिपेंड करता है कितना सिंसियरली आप रिवाइज वर्क करते हो, है ना। तो आप उसको ध्यान रखना जरा सा। तो अब देखो पहले मैं आपको बताता हूं, इस शब्द प्रबोधन को देख के आपको घबराहट होगी, प्रबोधन है क्या। प्रबोधन, तो प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ पहले आपको बताया गया है, बहुत साधारण से शब्द में है, बस इस शब्द को केवल जान लो कि प्रबोधन का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात ज्ञान का प्रकाश है, जहां अंधकार का तात्पर्य अज्ञान, अंधविश्वास और सहिष्णुता, अतीत के प्रति दासता बोध से है, जबकि प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान से है। देखिए अब मैं आपको क्या बताऊं कि अगर मैं पूछूंगा प्रबोधन अंग्रेजी में कहते हैं इनलाइटनमेंट, उसका क्या मीनिंग है, तो आपको लगता है कुछ एजुकेशन से संबंधित, कुछ पढ़ा लिखा शिक्षित प्रबोधन यानी प्रबुद्ध है। यहाँ प्रबोधन का एक विशेष अर्थ है। प्रबोधन का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है एक लंबे काल के अंधकार के बाद प्रकाश का युग। वो अंधकार किस चीज का था? अज्ञान का अंधकार था, असहिष्णुता का अंधकार था, अतीत के प्रति दासता बोध का अंधकार था। ये तो केवल शब्दों की लफवाज। यहाँ एक बात मैं बताऊं कि प्रबोधन का जो टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। प्रबोधन का टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का मतलब होता है कि भावात्मक टॉपिक है। तो उसमें आपको दिक्कत ये फिर प्रबोधन में ये होती है कि आप अगर थोड़ा मेंटली अलर्ट नहीं रहते हो तो समझ में आने में दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसलिए आप हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल चलना। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारे क्लास में आप सिंसियर रहना, जितना आप सिंसियर रहोगे उतना ही सारे क्लासेस से आप फायदा उठा पाओगे। मतलब जितनी देर सुनना है, अब मेरा क्लास चलता है जितनी देर, फिर एक दूसरा क्लास भी आपको चलता है, दोनों क्लास को आपको ध्यान से और मेहनत से पढ़ना है, कोई कोताही नहीं करनी है, बिल्कुल आलस नहीं करना है। और फिर आपका धीरे धीरे कोर्स भी तो समाप्त होता जाएगा बहुत उम्दा, और आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को पूरा कर पाओगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि जो बाकी जो टॉपिक है, अमेरिकी क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, सब टॉपिक तो चल रहे हैं, लेकिन जो प्रबोधन का शाब्दिक करते हैं, प्रबोधन का पूरा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, तो इसमें सावधान होकर पढ़ना है। एक लंबे काल के अंधकार का प्रकाश का युग, वो अंधकार क्या था? तो अज्ञानता का था, असहिष्णुता का था, अंधविश्वास का था, अतीत के प्रति दासता बोध का था। तो कुल मिलाकर प्रबोधन यह दावा करता है कि 18वीं सदी में प्रबोधन आया है। 18वीं सदी की यूरोप में, 18वीं सदी से पहले का जो यूरोप वो अंधकार में, पुनर्जागरण को भी अंधकार ही मान लेता है। फिर आपको बताता है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रबोधन एक बौद्धिक आंदोलन था, यानी बौद्धिक आंदोलन का बौद्धिक क्रांति कही, एक बौद्धिक क्रांति थी। परंतु इस बौद्धिक आंदोलन का, यानी बौद्धिक क्रांति का एक मजबूत भौतिक आधार था, बदलते हुए वर्ग समीकरण नहीं। वर्ग समीकरण प्रबोधन का सामाजिक आधार निर्मित किया। वस्तुतः 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच के काल में यूरोप परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजरता रहा था। इसके परिणामस्वरूप 18वीं सदी में शक्ति के दो केंद्र उभर कर आए, एक था निरंकुश राजतंत्र, दूसरा था महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग। अब तक मध्यवर्ग ने राजतंत्र का साथ दिया था, परंतु 18वीं सदी तक, मैं इसको समझा देता हूं, बहुत आसान है। देखो अब तक आपने क्या पढ़ा, हमने अब तक पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ाया है 14वीं सदी से। मैं पहले बताता हूं प्रबोधन में, प्रबोधन की पृष्ठभूमि में पहला बताता
सामाजिक आधार। प्रबोधन का क्या है? सामाजिक आधार। अभी सामाजिक आधार क्या कहता है उसको सुनो। जो प्रबोधन का सामाजिक आधार है, वो सामाजिक आधार यह कहता है कि 14वीं सदी से 18वीं सदी तक जो यूरोप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा है, यूरोप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा है, ऊपर लिखा हुआ। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक तरफ आ गया निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, लेकिन दूसरी तरफ है महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग, महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग। एक तरफ है निरंकुश राजतंत्र और दूसरी तरफ है महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग। तो क्या हुआ कि आपको याद है पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि राजतंत्र अपनी शक्ति को स्थापित किया, राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट की, सेना और नौकरशाही को स्थापित की, सामंतों की शक्ति को तोड़ा, चर्च को अपने राज्य के अधीन किया। तो अब राजतंत्र निरंकुश होकर अभी आराम से अपने आप को दृढ़ करने की कोशिश कर रहा है। तो पीछे से मध्यवर्ग ने भी कॉलर पकड़ लिया उसको। मतलब कॉलर पकड़ना सब साफ, मैं लिटरल सेंस में मत लेना, बस एक प्रतीकात्मक अर्थ में समझा रहा हूं, क्योंकि यह मध्यवर्ग वही मध्यवर्ग है तो वाणिज्यवाद के युग में राजतंत्र के साथ चल रहा था और राजतंत्र और मध्यवर्ग के बीच एक गठबंधन था बना हुआ। तो राजतंत्र और मध्यवर्ग के बीच एक प्रकार का गठबंधन बना हुआ था पहले, क्योंकि किसकी की ओर? क्योंकि कुलीन वर्ग और चर्च दोनों के कॉमन शत्रु थे। अब चर्च की ताकत भी टूट गई, कुलीन वर्ग की ताकत भी टूट गई, तो राजतंत्र निरंकुश होकर उभरा। लेकिन मध्यवर्ग भी तो पहले से महत्वाकांक्षी बनकर उभरा है। वाणिज्यवाद की नीति से तो राजतंत्र को फायदा था। मध्यवर्ग जो व्यापारी वर्ग की मध्यवर्ग है उसको तो नुकसान भी था। उसने उस नुकसान को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि दोनों का कॉमन एनिमी कुलीन वर्ग और चर्च था। अब मध्यवर्ग पहले से ताकतवर बनकर उभरा, तो उसने राजतंत्र का कॉलर पकड़ा, कहा हमें भी शक्ति में भागीदारी चाहिए, अकेला नहीं खाने दूंगा। मतलब कुल मिलाकर मध्यवर्ग ने अपने पावर को असर्ट किया। तो मध्यवर्ग जिस समय अपने पावर को असर्ट किया, महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग, तो राजतंत्र ने सोचा कि अरे ये तो अब हमारे लिए ही खतरा हो गया। तो राजतंत्र ने देखा कि चलो कुलीन वर्ग एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामंतों का पतन हो चुका है, कुलीन वर्ग का पतन हो चुका है और चर्च भी अब अधीन हो चुका है, तो उनसे तो हमें कोई खतरा है नहीं। तो निरंकुश राजतंत्र ने क्या किया, फिर उसी कुलीन वर्ग और चर्च के साथ गठबंधन स्थापित कर लिया। कुलीन वर्ग के साथ और चर्च के साथ मिलकर एक गठबंधन स्थापित कर लिया। मतलब जो निरंकुश राजतंत्र है वह कुलीन वर्ग और चर्च के साथ मिलकर एक फिर अलायंस स्थापित कर लिया। कुछ उसी तरह की बात है कि कई बार क्या होता है कि जब दो भाइयों के बीच लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी विवाद होता है, तो अपने प्रॉपर्टी को पाने के लिए एक भाई पड़ोसी की सहायता लेता है। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेता है, तो प्रॉपर्टी को रिगेन करने के बाद भाई और पड़ोसी, मतलब कि फिर एक बार पुराना भयवट उनका उभर जाता है और फिर भाई से बंधुता का लगाव फील करते हैं और पड़ोसी को दरकिनार कर देते हैं। तो कुलीन वर्ग और चर्च एक तरह से निरंकुश राजतंत्र का भाई था, दोनों की शक्ति का आधार एक था। एक समय था लड़ाई हुई थी अपने हक के लिए, लेकिन मध्यवर्ग तो पड़ोसी था। तो अब राजतंत्र ने अपनी फिर निकटता दिखाई कुलीन वर्ग और चर्च के साथ और महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग को साइडलाइन करने की कोशिश की। लेकिन मध्यवर्ग भी साइडलाइन नहीं हुआ। मध्यवर्ग ने इनके सामने एक मांगों की तालिका रखी। कुलीन वर्ग, राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष मध्यवर्ग ने एक मांगों की तालिका रखी। यहां पर भी शायद आपको मांगों की तालिका ये दी हुई है। एक मांगों की तालिका रखी, सत्ता परिवर्तन का प्रयास। मतलब कि इनके सामने, और ये जो मांगों की तालिका है, एक तरह से जो मांग इसने रखी, एक तरह से यही प्रबोधन है। मतलब राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च को सीधा अल्टीमेटम दिया, अगर आप अपने आप को बदल सकते हो तो बदल लो, हम अब सहन नहीं करेंगे आपकी दादागिरी। तो ये हो गया, यही एक तरह से प्रबोधन है। यह मध्यवर्गीय दृष्टि है, यह मध्यवर्गीय विचार है जो राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च को बदलने के लिए दबाव डालता है। अब तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना, प्रबोधन को पढ़ के आना। जितना टॉपिक में कौन सा एरिया है वो मैं बता देता हूं। बस इतना है, अंतरण शासनात्मक तक इतना कल प्रबोधन आप लोग पढ़ के आना। हम कल आपको इसको क्लियर कर देते हैं और जरूर पढ़ के आना है। मैंने आपको कहा सिंसियरिटी दिखाना है। अभी जो मैंने समझाया है ये बात समझ में आई तो अंकुर जब स्टूडेंट से पूछो कि मांगों की तालिका, महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग और निरंकुश राजतंत्र के बीच जो प्रतिस्पर्धा मैंने बताई वो समझ में आया ही नहीं। क्या अंकुर? ओके, ठीक है माय फ्रेंड्स, बस कल पढ़ के आना है सिंसियरली। हम मिलते हैं फिर कल आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई सी यू टुमारो।